हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज कर रहे थे उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा 50-50 नंबर का सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा। और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे पहले वाले चैप्टर हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। क्लास यूट्यूब पर अपलोड है, अगर क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास देख लीजिए। जब आप सीरियल वाइज में क्लास देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। तो ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है ये सभी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से बना हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 6 to 12, ठीक है। और कोई भी आयु जो है क्वेश्चन बनाती है कहाँ से? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट बुक है। और ये बुक जो है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की, ठीक है। हर एक में ये पुस्तक रामबाण की तरह काम करता है। तो बिना समय गवाए आइए देखते हैं कि इसमें क्या देगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और क्लास देखने के बाद अपने कुछ दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ये क्लास और लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा फर्स्ट में दिया है कि धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या दिया है? धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी की बात, एक बात आप समझ लीजिए इनके बारे में कि दादा भाई नौरोजी जो थे 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किए थे, ठीक है। अच्छा, उनका मुख्य रूप से काम क्या था? तो मैंने उनका काम जो था भारत के दुखों और दर्द का प्रचार करना था। और दादा भाई इसके और देखिए, और 1892 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किए थे? तो लिबरल पार्टी से, किस पार्टी से? लिबरल पार्टी। और लिबरल पार्टी को ही क्या बोलते हैं? उदार पार्टी भी बोलते हैं, ठीक है, उदारवादी दल भी बोलते हैं इसको। तो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे, ठीक है। और ये जीतने वाले पहले भारतीय थे। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? ये हमारे दादा भाई नौरोजी ही थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है। नेक्स्ट कहता है वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। चूँकि अभी हमने इनके बारे में देखा है, ठीक है, हमने इसको भी डिटेल्स में देखा भी है कि ये कब 1892 में लिबरल पार्टी से टिकट पर चुनाव जीते थे। और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले कौन थे? पहले भारतीय थे। नेक्स्ट कहता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। क्या कहता है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। किसने लिखे थे? दादा भाई नौरोजी। पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक को याद रखें, एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है और टीआरई में तो कई मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। अब आपको यहाँ एक प्रश्न का जवाब देना है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक कब लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को कब लिखे थे? ईस्वी सन कितना था जिसमें ये लिखे थे? कितने ईस्वी सन में लिखे थे? उस जवाब को कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने दिया था? ये दिए थे कार्ल मार्क्स। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स दिए थे। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने ही जो ब्रिटिश सरकार का था, भारत में जो ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति थी उनको घिनौना बताया था, ठीक है। किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रजनी पामदत्त। कौन है? रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनी पामदत्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो टिस्को की स्थापना जो है किसके द्वारा? जे एन टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? जे एन टाटा के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसके अलावा और अदर एग्जाम में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुटीर उद्योगों को, क्या कहता है, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किनके के द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, कौन कहता है? वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये कवास जी डाबर के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? कवास जी डाबर के द्वारा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीआरई का पीवाई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टीआरई में आपको पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1855 में, क्या कहता है? वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको सेरामपुर में। कहाँ किया गया था? सेरामपुर। सेरामपुर में। ठीक है, और ये सेरामपुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल पड़ता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल का एक जगह का नाम है सेरामपुर। वहीं जो है 1855 में भारत का जो प्रथम जूट मिल है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित कब हुआ था? मैंने भारत का जो प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो ये 1833 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1833 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। प्रसिद्ध इतिहासकार, क्या कर रहा है? प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पन्नीकर 1765 से 1872 ईस्वी के काल को क्या कहा? तो डाकू राज काल कहा है। क्या कहा? डाकू राज। डाकू राज का काल कहा है। किसने? तो के एम पन्नीकर साहब ने कहे थे। के एम पन्नीकर ने कहा था 1765 से 72 ईस्वी के काल को क्या कहा? डाकू राज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो ये कौन था? कपड़ा उद्योग। चूंकि उस समय सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग ही था। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि 1813 के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन सा था? कपड़ा उद्योग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है, देखिए कृषि पद्धतियां की बात की है। इसमें कह रहा है प्रमुख कृषि पद्धतियां, जैसे देखिए तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा आपको याद ही होगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी जो इसके विरोध में उतरे थे। देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के, चंपारण कहाँ? बिहार। बिहार में जो चंपारण है वहाँ उसकी बात कर रहा है। तो वही करता है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग, कितना? 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या कर दिया था? अनिवार्य होता था। तीन कठिया प्रथा इसी लोग करते था ना कि 3/20 जो है लिखा था, यानी कि जो मैंने 3 कट्ठा पर नील की खेती करना क्या था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य ही था। ठीक है, और इसी के लिए भारतीय किसान जो थे नाराज थे और इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण में जो है एक आंदोलन चलाए थे। ठीक है, 3 कठिया प्रथा करके 20 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के कारण ही इसका नाम पड़ा था 3 कठिया। ठीक है, 3 कठिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? 3 कठिया। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट लिखा है ददनी प्रथा के बारे में। किसके बारे में? दादनी प्रथा। दादनी प्रथा क्या था? तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा कहता पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है, क्या करते थे? अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। कौन कौन? तो ब्रिटिश व्यापारी थे, भारतीय उत्पादक, कारीगर, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, अग्रिम तथा पेशगी के रूप में क्या देते थे? धन देते थे। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है कि गवर्नर जनरल, क्या लिखा है? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ जब भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। किस लिए किया था? तो भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। किस लिए किया था? तो भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। ठीक है, किस लिए किया था? तो भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ लिखा है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था।
ठीक है। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था में क्या दिया है, देखिए यहाँ इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। एक तो कहता है अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त, या इसी को क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था बंदोबस्त, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, ठीक है। या दूसरा बोलते हैं इसको रैयतवारी, दूसरा क्या दिया है, रैयतवारी। और एक दिया है महालवारी। किसके बारे में दिया है, महालवारी। अब देखिए इसको बारी-बारी से देखेंगे इसमें क्या-क्या है। जैसे यहाँ चर्चा किया है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त इसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, क्या बोलते हैं, इसी को परमानेंट सेटलमेंट। देखिए अस्थाई बंदोबस्त का 2-3 नाम है जो एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त इसको या जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटल, क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। या इसी को बोलते हैं, अच्छा इसी को इस्तमरारी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्तमरारी। इसी को बोलते हैं जागीरदारी, क्या बोलते हैं, जागीरदारी। या इसी को मालगुजारी भी बोलते हैं, ठीक है, मालगुजारी। और या इसी को विस्वेदारी भी बोलते हैं। मतलब इतना सारा ऐसा नाम है इसका। अस्थाई बंदोबस्त कह लीजिए, या जमींदारी कह लीजिए, या परमानेंट सेटलमेंट कह लीजिए, या आप इसको इस्तमरारी या जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी, ठीक है ना, इतने नामों से इसको जाना जाता है। अब इसके बारे में जान लीजिए कि ये शुरुआत किसने किया था, इसका शुरुआत किया था कॉर्नवालिस ने। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था, तो 1793 में। कब किया था, 1793 में किया था। देखिए और ये कहाँ-कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में, इतने जगहों पर ये लागू था। और ये जो था अस्थाई बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूमि पर किया जाता था, तो 19% पर, ठीक है, 19% भूमि पर किया जाता था, ठीक है ना। यानी कि भूमि के लगान का 10/11 भाग, ठीक है, 10/11 भाग क्या होता था, कंपनी को देना पड़ता था। 10/11 भाग किसको देना पड़ता था, कंपनी को। और उसमें 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। आप समझ लीजिए उस समय का ये भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। इसके बारे में पहले देख लेते हैं। और इस नीचे क्या लिखा है, देखिए इसी के बारे में पहले, तो इसमें और लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है समस्त ब्रिटिश भारत का 19% दिया है ना, 19% पर होता था। और इसमें कहता है कि भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, ठीक है, भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए कितना, जमींदार को। देखिए इस पर कहता है ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की थी। किसकी थी, जमींदार की थी। अच्छा, अब उसके बाद और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे करेंगे हम लोग। देखिए अब इसमें दिया है रैयतवारी। रैयतवारी में क्या दिया है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, टॉमस मुनरो ने। किसने किया था, टॉमस मुनरो। कब, 1820 में। 1820 में। आप इसको याद रखेंगे, ये पूछता है। एक तो अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, इसका डेट पूछता है। और इसके बाद जाके ये रैयतवारी, रैयतवारी जो है 1820 में हुआ था, टॉमस मुनरो ने। इसके कौन थे, इसके जनक कौन थे, टॉमस मुनरो। कौन लागू किया था, टॉमस मुनरो, ठीक है। और कहाँ-कहाँ देखिए, बम्बई, मद्रास, असम में, ठीक है। हालाँकि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग डेट में मतलब कि शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन ये इतने जगह पर कब शुरू किया गया था, 1820 में। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है भूमि इसी में होता था। किसमें, सबसे ज़्यादा परसेंट देखिए इसी में, 51% भूमि। समस्त ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत भूमि पर, 51% भूमि पर ये लागू था, ठीक है। रैयतवारी के बारे में इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है कि लगान की जो सबसे ऊँची दर, यानी कि काफ़ी ऊँची दर किस पर थी, तो ये किस पर थी, रैयतवारी पर थी। कितना प्रतिशत, 51%, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यही था, माने कि यहीं से कर वसूला जाता था, लगान दर इसी का सबसे ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद जाके देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिए देखिए एक है महालवारी, ठीक है। महालवारी किसने शुरू किया था, तो महालवारी जो भू-राजस्व पद्धति था, ये शुरू किए थे हॉल्ट मैकेंजी। किसने, मैकेंजी ने किया था, हॉल्ट मैकेंजी। और कब, 1822 में। इस सब का देखिए, इस सब का आप डेट याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त 1793, रैयतवारी 1820 और महालवारी 1822 में, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था, तो ये कॉर्नवालिस ने लगाया था। रैयतवारी किसने लगाया था, टॉमस मुनरो ने लगाया था। और महालवारी किसने लिखाया था, हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था। और कहाँ-कहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, माने कि मध्य प्रांत और पंजाब में। कहाँ-कहाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में, ठीक है। और इसमें देखिए समस्त समस्त जो ब्रिटिश भारत का 30%, कितना, समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूमि पर होता था ये, ठीक। सबसे ऊँचा लगान दर किसका था, तो सबसे ऊँचा लगान दर था रैयतवारी का। उसके बाद किसका था, तो उसके बाद था महालवारी का। और उसके बाद किसका था, तो उसके बाद था अस्थाई बंदोबस्त का। ये तो आप देख लिए कि इसमें जो है समस्त भूमि पर कितना, 19%, कौन था, अस्थाई बंदोबस्त। और उसके बाद जाके 51% पर रैयतवारी था। और महालवारी कितना, 30% पर था। ब्रिटिश भारत के कितने भूमि पर, 30% पर। देखिए इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव क्या होता था, सदैव के लिए जमींदार की होती थी। इसमें भूमि अधिग्रहण जो था सदैव के लिए जमींदार की थी। और देखिए इसमें भूमि का मालिक कौन होता था, इसमें रैयतवारी में भूमि का मालिक किसान होता था,
ठीक है। और महालवाड़ी में जो होता था भूमि पर जो है किसका अधिकार होता था, गाँव वाले का अधिकार होता था, भूमि पर गाँव का अधिकार, ठीक है ना। इसमें भूमि पर किसका अधिकार होता था, गाँव वाले का अधिकार होता था। अब देखिए यहाँ अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, जमींदार की होती थी। इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसके पास होती थी, ये जमींदार के पास होती थी। लेकिन रैयतवाड़ी में कहता है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो होती थी वो किसान की होती थी। किसकी होती थी, किसान की। और महालवाड़ी में कहता है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखियाओं की होती थी, गांव के मुखियाओं या लंबदार कहिए उसको, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखिए अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, देखिए इसका प्रभाव जो पड़ा, देखिए इसका प्रभाव जो पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा। अब ये सब देखिए तीनों का जो प्रभाव पड़ा, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब का प्रभाव क्या पड़ा, तो देखिए टोटल मिलाकर प्रभाव में क्या हुआ। तो फर्स्ट कहता है कि पारंपरिक पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कौन सा, जो मतलब पारंपरिक जो जो विधि व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था था, उसका क्या हो गया, विघटन हो गया, ठीक है, वो अंग भंग हो गया। नेक्स्ट कहता है कि कृषकों की दरिद्रता, यानी कि कृषकों में क्या आ गई, दरिद्रता आ गई। अब स्वाभाविक है कि भू राजस्व का लगान दर इतना काफ़ी ऊँचा था कि किसान अब उतना, तो उस समय तो अभी जितना से अभी मान लीजिए आधुनिक कृषि है, जितना उपजता तो उस समय तो उतना तो नहीं उपजता था ना, ठीक है, उतना तो उसमें लिमिट में था, क्योंकि उसमें उतना खाद बीज ये सब तो के बारे में जानकारी लोगों के पास थी भी नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें उसमें भी अंग्रेज का भी जो भी था, उसमें कर इतना महंगा था, इतना भी भू राजस्व था कि किसान पछड़ जाते थे, इसलिए किसानों में दरिद्रता का मना दरिद्रता आ गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है कृषि में ठहराव अथा अवनति, ठीक है, कृषि में क्या था, कृषक कृषि में ठहराव, मतलब कृषि एक तरह से बुझिए कि रुका रुका हुआ सा महसूस कर रहे थे, ठीक है, ऐसा मतलब ठहराव मतलब कि रुका रुका सा, मतलब कृषि में उन लोग को लगता था कि मतलब उपज नाम का कोई चीज़ नहीं। अब मान लीजिए इसमें जब अस्थायी बंदोबस्त हुआ, अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व दर कितना, 10/11 भाग कंपनी लेता था, उसमें एक, अब उसमें बताइए 10/11 भाग जो है कंपनी को देने के बाद जाके 1/11 भाग अपने पास रखता था। अब उस 1/11 में अपने पास क्या बचता होगा, ठीक है। तो इसलिए किसान जो है कृषि जो कैसा फ़ील कर रहा था कि किसान में जो है कृषि में ठहराव आ गया था, ठीक है, और तथा अवनति था, मतलब उन्नति नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट दिया है कि पुराने ज़मींदारों का उन्मूलन तथा नए ज़मींदारों का उदय हो गया। इस हिसाब से जब भू राजस्व का नया-नया पद्धति लागू किया गया तो उसमें क्या हो गया था, जो भी पुराना ज़मींदार था उस सब के ज़मींदार का समझिए उन्मूलन हो गया, ठीक है, वो खत्म हो गया। और नए-नए जो ज़मींदार था जिसको अंग्रेज़ अपने स्तर से बहाल किया था, ठीक है, उस सब का नया-नया ज़मींदार का उदय हुआ। और नेक्स्ट कहता है कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण कर दिया गया, कृषि का क्या कर दिया गया, वाणिज्यीकरण कर दिया गया। ये सब भू राजस्व पद्धति का इतना प्रभाव पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, जो उस समय के लिए क्या था, बहुत ही दर्दनाक था। और इसी चीज़ को है ना, इसी सब चीज़ का मुद्दा उठाए थे ना दादा भाई नौरोजी, जो था बहिर्गमन के सिद्धांत, इनके बारे में पढ़िएगा कि का सिद्धांत, ठीक है ना, पुस्तक में जो है इसी सब लेकर के चलता था, भू राजस्व को लेकर। अच्छा, दादा भाई नौरोजी से बारे में एक बात इनके बारे में जान लीजिए कि जो दादा भाई जो नौरोजी का जो बहिर्गमन का सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत, बहिर्गमन का सिद्धांत, बहिर्गमन का सिद्धांत वो किस अधिवेशन में जो है इसके आधिकारिक तौर पर इसको कहता है कि स्वीकार किया गया था। तो ये कलकत्ता का एक अधिवेशन 1896 का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और इसमें जो है बहिर्गमन के सिद्धांत, कौन सा, बहिर्गमन के सिद्धांत को क्या किया गया था, अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी, सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी, कौन था फ्रेंड्स, वो तो रैयतवाड़ी थी। अब कितना परसेंट था, अभी हम लोगों ने देखा है ना रैयतवाड़ी में कितना परसेंट था, 51%, ठीक है, 51% था। और सबसे काफ़ी ऊंचा लगान दर किसका था, इसी का था, रैयतवाड़ी का ही था। और रैयतवाड़ी को शुरू किसने किया था, रैयतवाड़ी को किसने सीखा था, टॉमस मुनरो ने। किसने किया था, टॉमस मुनरो ने। चलिए नेक्स्ट दिया कि अस्थाई बंदोबस्त, देखिए परमानेंट सेटलमेंट, क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किसके मतलब किससे संबंधित है, तो ये भू राजस्व के निर्धारण से, भू राजस्व के किससे निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक के बारे में कह रहा है कि यहाँ दिया है, देखिए कॉलम दिया है कि भारत में रेलवे का जनक, ठीक है, यहाँ लिखा है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रखिए, ठीक है। डलहौजी के नेक्स्ट डलहौजी के प्रयत्नों के कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में, कब, 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी, ठीक है। प्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी और प्रथम रेल चलाई गई थी, ठीक है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है
कि कितने किलोमीटर में चलाई गई थी। ये जो प्रथम रेल 1853 में चला था, ये कितने किलोमीटर का मतलब कितने किलोमीटर के लिए चला था? कितना किलोमीटर के लिए चला था? ये जो नीचे का लाइन था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा यानी कि फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए क्या करता था, इस लाइन को हम लोगों ने देख लिया है। तो आज यहीं हमारा क्लास एंड होता है फ्रेंड्स। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ये क्लास और लोगों तक पहुँचे। क्लास देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।